नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे जब सिनेमा ने बोलना सीखा। बच्चों, आज जिस रूप में आप सिनेमा को देखते हैं, जितना आसान आजकल कोई भी वीडियो बनाना हो गया है। बड़े आराम से हम अपने मोबाइल से कोई भी वीडियो शूट कर लेते हैं, उसको तरह तरह से एडिट कर लेते हैं। लेकिन एक समय था जब ये बहुत मुश्किल काम था और ये कल्पना भी लोगों के लिए बहुत आश्चर्य से भरी हुई थी कि कोई फ़ोटो चल फिर भी सकती है। उससे पहले फ़ोटोग्राफ्स का ज़माना था, तो फ़ोटोग्राफ्स के बाद कि फ़ोटो चल सकती है, बोल सकती है, ये बहुत बड़ी बात थी। जब शुरुआत में सिनेमा, बोलते हुए सिनेमा की शुरुआत हुई, तो बच्चों कैसा था उस समय का माहौल, कैसा समय था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, शत प्रतिशत बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थीं। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन थी। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। बेटा, ये वो ज़माना था जब टीवी नहीं थे और कोई साधन नहीं थे मनोरंजन के, तो लोगों के लिए मनोरंजन का जो मुख्य साधन था वो सिनेमा था। लोग फिल्म देखने के लिए जाया करते थे। तो ऐसे में मूक फिल्में जिनमें आवाज़ नहीं होती थी, सिर्फ इशारों से पूरी बात समझाई जाती थी, वो भी लोगों के लिए बहुत आश्चर्य की बात थी। लोग उन्हें देखने के लिए जाते थे, काफ़ी लोकप्रिय थी वे। और उसके बाद जब बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ, उस समय तो लोगों की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। देखो, पहली फिल्म जो बोलती फिल्म थी वो आलम आरा थी, जो 14 मार्च 1931 को प्रदर्शित हुई थी। और उसके प्रचार के लिए जो पंक्तियाँ थी वो ये थी कि 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, उनको बोलते हुए देखें, बातें करते हुए देखें, क्योंकि इससे पहले तो पात्र बोलते नहीं थे। तो पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। तो बच्चों, जो मूक फिल्म होती थी तो उसमें कोई स्क्रिप्ट लिखने वाला नहीं, डायलॉग की ज़रूरत नहीं थी, ना गाने होते थे, ना म्यूज़िक होता था, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब जब बोलती फिल्में शुरू हुई तो इनकी ज़रूरत पड़ी। तो अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य, तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान और पहला गाना था, दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था। दरअसल बच्चों, तब डबिंग का ज़माना नहीं था, डायरेक्ट जो बन गई मूवी बन गई। अब तो ये है कि पहले शूट होता है कोई भी दृश्य, उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग रूम में जाके की जाती है। तो अगर सीधे करेंगे तो दिन में, अगर करेंगे तो दिन के समय बहुत सारे वाहन चलते हैं, लोग घूमते फिरते हैं, तरह तरह की आवाज़ें आती हैं, तो ज़्यादा अच्छे से हो नहीं पाती, इसलिए रात में शूटिंग करनी पड़ी। और रात में शूटिंग की तो फिर कृत्रिम प्रकाश, ये लाइट्स वगैरह का भी करना पड़ा। आज जो आप लाइट कैमरा एक्शन जो सुनते हैं, उस ज़माने में लाइट नहीं होती थी,
लेकिन तब इस फिल्म के लिए उन्हें रात को लाइट की भी व्यवस्था करनी पड़ी थी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का ज़रूरी हिस्सा बने। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशिर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक तथा लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबैदा थी और नायक थे विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज़ हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे, जो आगे चलकर फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। सोहराब मोदी काफ़ी प्रसिद्ध है बच्चों, उनकी ऐतिहासिक फिल्में हैं। पृथ्वीराज कपूर जो आज का कपूर खानदान है, अब जो नए इस समय के मौजूदा दौर के कलाकार हैं, करीना कपूर है या रणवीर कपूर है, उनके जो आप नाम सुनते हो, ये इनके परदादा थे। पृथ्वीराज कपूर सबसे पहले फिल्मों में आए थे। उसके बाद इनके 3 बेटे, राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर। फिर राज कपूर के बेटे थे रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, और फिर ऋषि कपूर के बेटे हैं रणबीर कपूर, और रणधीर कपूर की बेटी है करीना। ये इनका पूरा परिवार ही बच्चों फिल्म उद्योग में है, तो ये प्रमुख स्तंभ थे उस समय के। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था। जो आलोचक होते हैं उन्होंने तो यही कहा था कि ज़्यादा अच्छी नहीं है, एक भड़कीली सी फैंटेसी है ये तो। लेकिन लोगों के लिए ये बहुत नई बात थी। उन्होंने पहली बार इस तरह से चलते फिरते दृश्य और ये सब देखे थे, तो उनके लिए ये एक अनोखा अनुभव था। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशिर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने उस मौके पर कहा था कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान किया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, केवल अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आज़ादी थी जिससे आगे चलकर हमारे
दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थी। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। बच्चों, जो भारतीय सिनेमा है उसका असर आज भी बहुत लोगों पर पड़ता है। जिस प्रकार के कपड़े अभिनेता और अभिनेत्रियां पहनती हैं, जिस तरह के बाल वो लोग बनाते हैं, जैसे हेयर स्टाइल बनाते हैं, वैसे ही नकल आमतौर पर सब लोग करते हैं। और ये आज की बात नहीं है, ये बता रहे हैं ना कि शुरुआत से ही जब ये बोलती फिल्में और ये शुरू हुई थी तो अभिनेता और अभिनेत्रियों की जो लोकप्रियता उसका असर दर्शकों पे खूब पड़ रहा था। लोग उनकी देखा देखी वैसे बाल और वैसे कपड़े पहनने की कोशिश करते थे। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशिर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। फाल्के को आप जानते होंगे, इनके नाम से एक बहुत बड़ा अवार्ड हमारे यहाँ फिल्म जगत का जो सबसे बड़ा अवार्ड है, दादा साहब फाल्के अवार्ड, वो इन्हीं के नाम से है। पहली बोलती फिल्म अर्देशीर ईरानी ने बनाई, लेकिन बोलती फिल्मों में तकनीकी दृष्टि से सुधार करना और जो शुरुआती फिल्में उनमें दादा साहब फाल्के का बहुत योगदान रहा है, इसीलिए उनको भारतीय सिनेमा का पितामह भी कहा जाता है। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ। प्रश्न देखते हैं। जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टर पर कौन से वाक्य छापे गए और इस फिल्म में कितने चेहरे थे? पहली ही लाइन कि वे सब बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, 78 मुर्दे जिंदा हो गए हैं, उन्हें बात करते बोलते हुए देखें, तो 78 चेहरे थे। ये वाक्य छपे हुए थे और इसमें 78 लोग थे। पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली और उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया? विचार व्यक्त कीजिए। फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी को पहली जो सवाक फिल्म है वो बनाने की प्रेरणा मिली थी हॉलीवुड की एक फिल्म से, शो बोट नाम था। और उसी के आधार पर जब उनके मन में ये इच्छा जगी तो उन्होंने पारसी रंगमंच का एक लोकप्रिय नाटक लिया और उसी के आधार पर उन्होंने फिल्म बनाई थी। विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? क्योंकि वो सही ढंग से बोल नहीं पाते थे, उन्हें उर्दू बोलने में दिक्कत होती थी, इसी वजह से उनको हटा दिया गया था। लेकिन उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया और मुकदमा जीत गए। पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उनको क्या कहा था और अर्देशीर ने क्या कहा? जब पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को सम्मानित किया गया तो उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया था, लेकिन अर्देशीर ने ये कहा था कि मुझे इतना बड़ा सम्मान या खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो सिर्फ अपने देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान किया है। और इसके बारे में लेखक कहते हैं कि ये उनकी विनम्रता ही थी, उनका बड़प्पन था जो उन्होंने ऐसा कहा। जबकि देखा जाए तो भारत में सवाक फिल्में शुरू करने की या सवाक फिल्मों को शुरुआत अर्देशीर ईरानी ने ही की थी। अमूक सिनेमा में संवाद नहीं होते, लेकिन दैहिक अभिनय की उसमें प्रधानता होती है। पर जब सिनेमा बोलने लगा उसमें अनेक परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों को दर्शक, अभिनेता और कुछ तकनीकी दृष्टि से पाठ का आधार लेकर खोजें, साथ ही अपनी कल्पना का भी सहयोग लें। हाँ, बहुत सारे परिवर्तन हुए। सिनेमा जब बोलने लगा, जब सिनेमा बोलता नहीं था तो ना उसमें संगीत की आवश्यकता थी, ना उसमें किसी गीतकार की आवश्यकता थी,
किसी भी चीज़ की उसमें आवश्यकता नहीं थी। ज़्यादा पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी नहीं था, क्योंकि बोलना तो कुछ होता नहीं था। पहलवान जैसे, बंदर जैसी उछल कूद करने वाले लोगों को भी अभिनेता मान लिया जाता था। लेकिन जैसे ही सिनेमा बोलने लगा तो जो नायक नायिका है उनका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी होने लगा, उनका सही ढंग से उच्चारण करना और ये सब ज़रूरी हो गया। और धीरे धीरे जैसे जैसे नायक नायिकाएं लोकप्रिय हुई तो लोगों में उनके जो साज सज्जा है उसका भी काफ़ी गहरा असर पड़ने लगा। इसके अलावा गीत संगीत बहुत सारी चीज़ें थी जो आ, सिनेमा जब बोलने लगा तो उनकी ज़रूरत पड़ी। बोलने वाली फिल्म जो होती थी उनको दिन में शूट नहीं कर सकते थे, क्योंकि दिन में आवाज़ें होती हैं, तरह तरह का शोर होता है, तो ये रात में होती थी। और रात में होती थी तो कृत्रिम लाइट की व्यवस्था भी उस समय में करनी पड़ी थी। तो कई सारी चीज़ें थी जो सिनेमा के बोलने के साथ परिवर्तित हुई। ठीक है, अच्छा, डब फिल्में किन्हें कहते हैं? फिल्मों में जब अभिनेताओं को किसी और की आवाज़ दी जाती है ना, या एक भाषा की फिल्म को दूसरी भाषा में हम डब करते हैं, तो वो डब फिल्में होती हैं। कई बार डब फिल्मों में अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज़ में अंतर क्यों हो जाता है? हो सकता है अभिनय करने वाला जो बोल रहा है उसके बोलने की स्पीड अलग हो, और जो फिल्म में काम कर रहा है उसकी अलग हो, दोनों की गति अलग हो सकती है। कई बार कोई तकनीकी खराबी के कारण भी ऐसा हो जाता है। और एक भाषा की फिल्म जब दूसरी भाषा में डब की जाती है तब भी अंतर आ जाता है, क्योंकि हर भाषा में जो बोलने का तरीका है वो एक जैसा नहीं होता। किसी मूक सिनेमा में बिना आवाज़ के ठहाकेदार हंसी कैसी लगेगी, ये आप देखिए अभिनय करके कैसी लगती है। और मूक फिल्म देखने का एक उपाय है कि आप टेलीविज़न की आवाज़ बंद करके फिल्म देखें और उसकी कहानी को समझने का प्रयास करें और अनुमान लगाएं कि फिल्म में संवाद और दृश्य की हिस्सेदारी कितनी है। देख लेना कोशिश करके। जो बच्चों मूक फिल्में होती थी ना, वो तो बनती ही इसी तरीके से थी कि जो भी बात है पूरी तरह से जो दैहिक अभिनय है या जो इशारे हैं उन्हीं से समझानी है। लेकिन जो फिल्में बोलती फिल्में हैं उनमें आप सिर्फ शक्ल देख के, होंठ हिलते हुए देखकर पूरी तरह से अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। दृश्य और संवाद के बगैर हम किसी भी फिल्म को अच्छी तरह से समझ नहीं सकते। सवाक शब्द वाक के साथ स लगने से बना है। स उपसर्ग से कई शब्द बनते हैं। निम्नलिखित शब्दों के साथ स का उपसर्ग की भांति प्रयोग करके शब्द बनाइए और शब्दार्थ में होने वाले परिवर्तनों को भी बताइए। हित में लगाओगे तो सहित हो जाएगा, परिवार के साथ लगाओगे सपरिवार हो जाएगा, विनय के साथ लगाओगे सविनय हो जाएगा, चित्र सचित्र, बल सबल, मान सम्मान। सम्मान में तो पहले से लगा रखा है, हाँ ससम्मान बना सकते हो इसको आप। हाँ, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं। वाक्य में इनका प्रयोग अकेला प्रयोग नहीं होता। इन दोनों में केवल इतना अंतर है कि उपसर्ग किसी भी शब्द से पहले लगता है और प्रत्यय बाद में। जैसे इसमें बेटा कुछ उदाहरण दिए गए हैं। वाक स वाक, लोचन सु लोचन और आ लगा हुआ है आगे। फिल्मकार में कार लगा है पीछे, ये प्रत्यय है। तो आपको 15 उदाहरण इसी तरह के ढूंढने हैं और लिखने हैं। उसमें से आपको मूल शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय तीनों को अलग अलग करके लिखना है। और ये कुछ शब्दार्थ हैं बच्चों, ये शब्दार्थ भी आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। सवाक फिल्म यानी मूक के बाद जो बनी हुई बोलती फिल्म जो है, सवाक वाक के साथ जो है। पटकथा फिल्म के लिए लिखी जाने वाली जो कहानी होती है उसको पटकथा कहते हैं। संवाद फिल्म में की जाने वाली बातचीत। पार्श्व गायक पर्दे के पीछे से गाने वाला। रिकॉर्डिंग डिस्क फॉर्म रिकॉर्डिंग का एक रूप है। और किरदार भूमिका या चरित्र। खिताब उपाधि या सम्मान। तो बच्चों इसी के साथ ही हमारा पाठ खत्म होता है। धन्यवाद।